हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपन आ गए हैं इसका सेकंड पार्ट लेके, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट बाय लाइन। चलिए, बहुत ज़्यादा समय को व्यतीत नहीं करते हैं और हम इसको इस चैप्टर को चालू करते हैं। चलिए साहब, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम 8 पेज तक मैंने पढ़ा दिया था, एक बार मैं उसको रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि किस प्रकार से जब आप एसिड को डेसोशिएट करोगे, एसिड को आप सॉरी, मे भी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, चलिए साहब, ये रहा, यहां से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। देखो भाई साहब, तो मैं थोड़ा सा लास्ट टाइम के लिए आपको रिकॉल कराया, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एसिड को आप लोग पानी में डालोगे तो किस प्रकार से वो डेसोशिएट होगा, और अगर आप बेस को डालोगे तो वहां पर क्या रिएक्शंस होंगी। तो मैंने एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। ठीक है, ये बढ़िया। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, HCl लिया। HCl आप जैसे लोगे और अगर आप इसको पानी में डेसोशिएट कराओगे तो ये H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। और यहीं पर से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बना था। एक रिएक्शन और होती है जो HCl को जब डेसोशिएट करते हो तो H3O + Cl-, ये चीजें आती हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ इनमें डिफरेंस क्या है, या फिर ये क्यों ऐसे लिखी जाती हैं। यहाँ पर हमें H3O क्यों लगाना पड़ा, ठीक है, H+ से क्या प्रॉब्लम है। तो दिक्कत ये है कि जो H+ होता है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको उसको एग्जिस्ट कराना है तो आपको वहां से एक या मतलब दो, या नॉर्मली 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपको अलग या फिर सेम लेने पड़ेंगे। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर H3O को इस प्रकार से लिखते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं किसी एक बेस की, जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल दिया है KOH का। अब मान लीजिए KOH को अगर आप डेसोशिएट कराओगे, पानी में डिसॉल्व कराओगे, तो K+ और OH- यहां पर इस प्रकार से डेसोशिएट होगा। और अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और हमने ये बात भी की थी कि ऐसे कुछ बेसिस जो कि पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, दे ऑल बेसिस आर नोन एज अल्कलीज। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट दैट चैप्टर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि थोड़ा क्लियरली दिख ही रहा होगा। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। यहां पर लिखा है ऑल बेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड अल्कली। एंड अल्कली इज अ बेस, ठीक है, वाटर, ठीक है, आर सोपी टू टच। यहां पर क्या बोला गया है कि जो सभी नॉर्मली जो सभी के सभी जो बेसिस होते हैं वो सभी बेसिस जो कि पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको हम लोग बोलेंगे अल्कली। बट विच कैन नॉट डिसॉल्व इनटू द वाटर, हम लोग उनको अल्कली नहीं कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर यह बात भी कही गई है कि जो भी बेसिस, ऐसे बेसिस जो अल्कली होते हैं वो सोपी होते हैं टच में, और वो थोड़े से कड़वे होते हैं खाने में। बहुत बढ़िया, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, now as we have identified the acid generate H+ ion and all bases generate OH- ion, we can review the neutralization reaction। यहां पर क्या बोला गया है कि जैसे कि आपको पता है कि सभी के सभी जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन देते हैं, फिर पानी में जाते हैं, और अगर बेसिस होते हैं तो वो OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर वही बोला गया है कि अगर हम लोग क्या करें, एसिड को और बेस को अगर मिला दें, एसिड को अगर बेस को साथ में मिला दें, तो सॉल्ट और वाटर का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मैं यहां पर एक बार बता के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, HCl लिया। HCl एक बहुत अच्छा तुम्हारा एसिड होता है, और अगर मैं इसमें NaOH डाल देता हूं तो आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे ये रिएक्शन होगी आपको पता है NaCl आएगा और आपका H2O आएगा। तो इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली न्यूट्रल कर रहे हैं ना एक दूसरे को, ये H+ देता है, OH- आयन देता है, तो यहां से क्या होगा, पानी निकल जाएगा और आपका एक सॉल्ट बन जाएगा। और सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, दैट्स व्हाई वी विल से दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए ठीक है साहब, चलो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उसको भी डिस्कस करते हैं। क्या बोला है, लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व, सॉरी, क्या बोला गया है, लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स विद एसिड और बेस। यहां पर बोला गया कि चलिए देखते हैं कि जब पानी वगैरह आप मिक्स करोगे इसमें तो क्या चीजें होंगी और क्या नहीं होंगी। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करके देखिए साहब, यहां पर क्या बोला गया है, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है बट आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, एक्टिविटी 2.10, ऐड 10 ml वाटर इन अ बीकर। मतलब आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, यू हैव टू ऐड 10 ml ऑफ वाटर इन इट, एंड यू हैव टू टेक ऐड अ फी ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड श्रिंक विद बीकर स्लोली। मतलब क्या करना है, नॉर्मली आपको लेना है बीकर लेना है, उसमें थोड़ा पानी डालना है और थोड़ा थोड़ा उसमें एसिड डाल के आपको स्टिंग करना है, उसको घुमाना है।
जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आप लोग नोटिस करोगे कि वो पूरा जो डाइल्यूट वगैरह मतलब उसमें आप पानी ऐड कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपको उल्टा नहीं करना है कि आप क्या कर रहे हो, बढ़िया एक बीकर ले रहे हो, उसमें एसिड डाल रहे हो और पानी डाल के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। बढ़िया, यहाँ पर इन्होंने इसीलिए पहले बोल दिया है कि आपको कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है और स्लोली स्लोली इसको स्टिंग करना है। यहाँ पर और क्या लिखा है, टच द बेस ऑफ द बीकर, और उसके बाद आपको करना है थोड़ा सा बीकर वगैरह को टच करके देखिए कि वहां पर क्या फर्क पड़ रहा है। जब आप टच करोगे तो आप लोग नोटिस करोगे कि वो बीकर जो होगा वो गर्म हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा बोला भी गया होगा, और यहाँ पर ये भी बोला है इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि कोई टेम्परेचर में चेंज है उस बीकर में, और वो एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। अभी मैंने आपको बातें बता दी हैं कि ये जो रिएक्शन होगी वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी क्योंकि हीट बहुत ज्यादा निकलेगी। चलिए और देखते हैं क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन, ठीक है। मैंने आपको बताया हाईली एक्सोथर्मिक होता है। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, ठीक है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर, मतलब आपको क्या करना है, एसिड को पानी में ऐड करना है विद स्लोली स्ट्रिंग, ठीक है, विद कांस्टेंट स्ट्रिंग्स, ठीक है। और क्या बोला है, इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज मिक्स ऑफ स्प्लैश आउट, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ यू विल डू दैट रिएक्शन, तो वहां पर आपको थोड़ा सा केयर करना है अपना कि कहीं वो जो भी आप मिक्सिंग वगैरह कर रहे हो उससे वो कोई चीज स्प्लैश आउट ना हो जाए और आपके फेस वगैरह को प्रॉब्लम ना कर दे। बहुत बढ़िया। और अगर हम इसका उल्टा कर दें, जैसे अभी इन्होंने बोला कि आपको पानी में एसिड मिलाना है, मान लीजिए आपने उल्टा कर दिया कि आपने एसिड में पानी मिलाया तो बीकर वगैरह बर्न हो सकता, पूरा वो ब्लास्ट हो सकता है और आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। और क्या बोला है, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीट, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो ग्लास कंटेनर होगा वो टूट सकता है। लुक आउट ऑफ वार्मिंग साइन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है फॉर योर बॉडी, फॉर योर हैंड्स एंड फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। ऑन concentrated sulfuric acid on the bottle of sodium hydroxide pellets. Mix an acid or base with water result in decrease in concentration of iron, मतलब यहाँ पर क्या बोला है, जब आप लोग मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर, जब आप लोग क्या करोगे किसी भी एसिड या फिर किसी भी बेस को पानी में मिलाओगे तो आप लोग नोटिस करोगे वहां पर उसका कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ व्हेन वी विल ऐड एसिड और बेस इनटू द वाटर सो व्हाट इफेक्ट विल यू शो इन कंसंट्रेशन, तो आप लोग क्या बोलोगे, डिक्रीज होगी। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन सिंपल यहाँ से आप जान सकते हो, डाइल्यूशन इज अ प्रोसेस जहां पर किसी भी एसिड या फिर बेस में जब आप लोग पानी को ऐड करते हो तो नॉर्मल दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, समय को और ज्यादा व्यर्थ नहीं करते, व्यर्थ का क्या। अब हम आ गए हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस, तो अपन लोग ये कैसे जज कर सकते हैं कि कोई भी चीज कितनी स्ट्रॉन्ग है और या कितनी ज्यादा बेसिक, मतलब यहाँ देखो क्या लिखा है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन, मतलब किस प्रकार से आप ये जान सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड और कितना स्ट्रॉन्ग बेसिस वगैरह हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो थोड़ा और क्लोज कर लेते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा तो, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ अब दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड और बेस, मतलब यहाँ पर कही गई है कि आप जानते हैं कि किस प्रकार से जो इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कोई भी चीज एसिडिक होती है या फिर बेसिक होती है। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वी हैव आल्सो लर्न इन प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीजमेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयन इन सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या बोला गया है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो वहां पर कंसंट्रेशन का डिक्रीजमेंट हो जाता है, और यही बात यहाँ पर भी कही गई है। और क्या बोला है, कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मतलब कि जो भी आयंस वगैरह है क्या अपन लोग फाइंड कर सकते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो हाँ इसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला आप लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वगैरह लगा सकते हैं नॉर्मल, वहां से भी आप लोग जान सकते हैं। और इसका दूसरा जो तरीका है वो यहाँ पर बताया गया है कि वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, मतलब कि अगर आप लोग उतना ज्यादा सफर नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मल आप क्या करना, यू हैव टू टेक दैट यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज द मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, तो वो जैसे ही पीएच मान का कलर चेंज कर देगा तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितने आयंस प्रेजेंट है। और क्या बोला है, द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सॉल्यूशन। मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपके जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो डिफरेंट कलर शो करते हैं जब ये मिक्स होते हैं एसिड और बेस के साथ। और क्या बोला है, अ स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन
आयन कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। यहाँ पर क्या बात कही गई है कि कुछ ऐसे स्केल्स या फिर कोई ऐसा स्केल जो कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मान वगैरह बता सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि द P स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन यूज मेजर पीएच फ्रॉम 0 से 14। ठीक है, यहाँ पर क्या बात की गई है, जो पीएच में जो पी वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, पोटेंस, विच इज जर्मन वर्ड। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है जर्मन में, इसका मतलब होता है आपका पावर। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि हम लोग इस स्केल से पीएच मान जो है वो 0 से 14 तक मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि पीएच शुड बी थ्रू सिंपली एज नंबर विच कैन इंडिकेट्स एसिडिक और बेसिक नेचर इन सॉल्यूशन द हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि नॉर्मली जो पीएच स्केल होता है वो हमें कुछ ऐसे नंबर्स देता है जो कि हम जिससे हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कोई भी चीज एसिडिक है बेसिक है। और इसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच मान 7 होता है, और अगर कभी उसका पीएच मान 7 से कम है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक कहलाएगा। वहीं पर अगर उसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में है तो वो OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएगा, और उस प्रकार को अपन लोग बोलेंगे ये अल्कली या फिर बेसिक है। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नॉर्मल सी इतनी बात की गई है कि पीएच स्केल के द्वारा आप लोग बता सकते हो कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा एसिडिक या बेसिक है। अगर 7 पीएच मान है तो न्यूट्रल, 7 से ज्यादा तो बेसिक, 7 से कम है तो एसिडिक। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये एक पीएच स्केल का एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, हाँ चलिए तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, यहां से हम लोग चालू करेंगे। वो ऊपर यूनिवर्सल इंडिकेटर का एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन प्रोड्यूस। ठीक है, यहां पर बोला गया कि कोई भी चीज उसकी स्ट्रेंथ अगर आपको जांचनी है तो आप लोग H+ आयन या फिर OH- आयन का कंसेंट्रेशन आप लोग देख सकते हैं। अगर कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा H+ आयन का तो एसिडिक होगा, और अगर OH- आयन का ज्यादा है तो बेसिक होगा, और वहीं पर अगर ये कम होंगे तो वीक होंगे। यहाँ पर अगली बात बोली गई है, if we take hydrochloric acid and acetic acid of same concentration say 1 molar then these produce different amount of hydrogen ion। यहाँ पर क्या बात की गई है, अगर हम लोग 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, 1 मोल आपका एसिटिक एसिड ले लें, तो हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा वो पानी में ज्यादा H+ आयन देगा, इस वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, और जो एसिटिक एसिड होगा वो कम। और यहाँ पर बात बोली गई है, एसिड दैट गिव्स ज्यादा उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, और वहीं पर ऐसे कुछ एसिड जो कम H+ आयन देंगे उनको वीक एसिड की कैटेगरी में डाला जाएगा। और क्या बात की गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब कि नॉर्मल पीएच को अपन लोग कहाँ कहाँ देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है वो चीजें पढ़नी है। यहाँ पर बोला है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच ऑफ 7 से 7.8, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच मान। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो पीएच मान जो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं वो 7 से लेके 7.8 तक के बीच में हो सकता है। और यहाँ पर यह बात भी की गई है कि जब एसिड रेन जो होती है उसका पीएच मान जब 5.6 से कम होता है तो उस प्रकार की जो एसिड रेन, मतलब वो जो प्रकार हो जाता है, वो जो एसिड होती है उसको हम लोग एसिडिक रेन के नाम से जानते हैं। और इस एसिडिक रेन में ये जब पानी जब बाकी के जो भी नदियां वगैरह नाले वगैरह होते हैं जब उनसे मिलते हैं तो वहां पर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो थोड़ा सफर करते हैं फॉर सर्वाइविंग। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, ये तो अपना क्लियर हो ही गया है। चलिए ठीक है, नॉर्मली यहां पर जो ऊपर आप लोग कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ देख रहे होंगे। ठीक है, यहां पर क्या बात की गई है कि जो द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जो नॉर्मली जो वीनस एक प्लैनेट होता है उसका जो क्लाउड्स होते हैं वो व्हाइट येलो कलर के सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, इफ यू वांट टू टेक अलॉट मतलब या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज वगैरह गेन करना चाहते हो तो ये आप याद रख सकते हो। और क्या बोला गया है कि आपके आसपास जो भी आपके बैकयार्ड में जो भी मिट्टी वगैरह पड़ी है उसके पीएच मान को चेक करके देखते हैं हम लोग और क्या पता कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या बात की गई है, प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थ एंड ग्रोथ। मतलब कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो एक लिमिटेड ही होती है ना तो आप उसका पीएच मान ज्यादा रख सकते हो ना कम। अगर आप उस रेंज में उसको रखते हो, उस पीएच मान के रेंज में रखते हो प्लांट को, तो उसका जो प्रोडक्शन उसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और क्या बोला है, द पीएच रिक्वायर्ड टू हेल्दी, ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि अगर आपको जानना है कि कितना उसका पीएच मान है तो आपको ये एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, जिसमें क्या करना है, आपको 2 ग्राम आपको मिट्टी लेनी है, ठीक है, आपको 5 ml पानी लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में करना है और उसके बाद उसको शेक करना है। शेक करने के बाद उस सॉल्यूशन को पूरा फिल्टर कर लेना है और जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसको आपको पीएच, जो भी यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा वहां से मैच करके उसका पीएच मान ज्ञात कर लेना। बहुत बढ़िया, उससे आप लोग इजीली पता कर पाओगे कि उसका पीएच रेंज जो है क्या है, ठीक है। और क्या बोला गया है, पीएच इन अवर, ठीक है, मतलब जो भी अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहां पर पीएच मान के बारे में हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स टू डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग आवर स्टमक, ठीक है। यहाँ पर क्या बात बोली गई है कि नॉर्मल जो अपना स्टमक होता है वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही जो भी अपनी बॉडी में डाइजेशन वगैरह होता है वो ठीक तरह से हो पाते हैं, ठीक है, विदाउट हार्मिंग। और यहाँ पर ये भी बात की गई है कि जब हमारा द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड इट कॉज पेन एंड इरिटेशन, मतलब जब ये जो एसिड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाता है तो ये थोड़ा इरिटेशन और पेन वगैरह कॉज कर देता है। और यहाँ पर यही बोला है, to get rid of that pain people uses base called antacids, ठीक है, मतलब जो भी ये पेन इरिटेशन हो रही है अगर इसको आपको छुटकारा पाना है नॉर्मली तो आपको यूज करना चाहिए एंटासिड्स, ठीक है। और ये एंटासिड्स कुछ ऐसे बेसिस होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी एसिडिटी को कम कर देंगे बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पर कुछ बातें भी बताई गई हैं, जैसे हम लोग एंटासिड्स के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कुछ माइल्ड एसिड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर सिर्फ डाइजेशन के बारे पीएच के बारे में इतनी बातें बोली गई हैं। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि जब ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो क्या होता है, थोड़ा पेन वगैरह, थोड़ी इरिटेशन वगैरह होती है, जिससे आपको छुटकारा पाने के लिए आप लोग एंटासिड्स का यूज करते हो जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और माइल्ड एसिड के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, और क्या बोला है कि पीएच चेंज इन कॉज ऑफ टूथ डीके, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, एक मिनट रफ कर देते हैं। क्या है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज 5.5, मतलब कि नॉर्मल जो अपना जो भी माउथ वगैरह होता है उसका पीएच मान 5.5 से कम जाता है तो वहां से अपने दांत खराब होने लगते हैं। और यहाँ पर ये भी बोला गया है, टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ठीक है। यहाँ पर आपको इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि टेल मी द नेम ऑफ द कंपाउंड जिससे कि वो आपका जो दांत का एनिमल होता है वो बनता है, तो आप लोग बोलोगे कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और क्या बोला गया है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इट कोरोड व्हेन द पीएच, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है कि नॉर्मल जो भी ये जो एनिमल वगैरह होता है ये हार्डेस्ट पार्ट होता है अपनी बॉडी का, और ये कोरोड वगैरह भी हो सकता है जब आपका पीएच मान जो है मुंह का 5.5 से कम जाएगा। और बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन आवर माउथ, ठीक है, आफ्टर ईटिंग। यहाँ पर क्या बात की गई है, जो भी आपके माउथ में जो भी बैक्टीरियाज वगैरह है, अगर आप ब्रश वगैरह नहीं करोगे या फिर आपका जो पीएच मान होगा 5.5 से कम थोड़ा चला जाएगा तो क्या होगा, वो जो भी बैक्टीरियाज होंगे वो आपके माउथ में जो भी शुगर वगैरह है या जो भी चीजें हैं उनको डिकम्पोज कर लेगी, डिग्रेडेट कर लेगी और वो उसको वहां पर वो रहने लगेगा, ठीक है, इजी से। क्या है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टू क्लीन दिस माउथ आफ्टर ईटिंग यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो भी टूथपेस्ट वगैरह होते हैं वो बेसिक होंगे, भाई नॉर्मल सी बात है। यदि आपका जो पीएच जो आपका मुंह है, मतलब जो भी आपका माउथ है, ठीक है, नॉर्मल इसका पीएच मान जैसे ही 5.5 से नीचे जाएगा तो ये एसिडिक हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए यू मस्ट यूज बेसिस वगैरह जो कि आपके टूथपेस्ट में होता है। और क्या बोला है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो आज से आप बोलोगे कि आपके टूथपेस्ट में बेसिस है, बहुत बढ़िया। चलिए, और क्या है कि हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी, मतलब क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है। Bee sting leave an acid which cause pain irritation. Use of mild bases like baking soda on stung area give relief, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि नॉर्मली अगर आपको कभी किसी मधुमक्खी या फिर किसी नेटल के पौधे ने अगर उसका स्टिंग वगैरह लग गया हो तो आप नोटिस करना कि वो जो एरिया होता है वो स्वेल वगैरह हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें एसिड वगैरह होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है मक्खी द्वारा, और
जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा जलन वगैरह या फिर पेन वगैरह होता है। अगर आपको उससे छुटकारा पाना है तो आप लोग कुछ माइल्ड बेसिस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर बस वही बातें बताइए, नेटल के पौधे की बारे में बातें बताइए। एक बार आप लोग ये छोटा सा पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या है विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टर्मरिक में टेट्रिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, आपका शुगर मिल्क्स में या फिर शुगर प्रोडक्ट्स सौर प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं जैसे कर्ड वगैरह हो गया, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, हैंड स्टिंग में आपका मिथेनोइक एसिड और नेटल स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड। ये मैं बहुत जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें अब मैं आपको समझा नहीं सकता। जैसे अगर आपके क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों के नाम आपको लॉजिक से थोड़ी याद रख सकते हो, मतलब आपको याद ही रखने पड़ेंगे। तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट करना और आपको थोड़ा ध्यान रख लेना इसका। चलो अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है in the previous session we have seen the formation of salt during various reaction, let us understand more about the preparation of properties and uses। ठीक है, यहाँ पर बोला गया NaCl वगैरह के बारे में आपको सिर्फ पता होगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा और सॉल्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या बोला है, राइट द केमिकल फॉर्मूला, मतलब ये जो कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं कि इनके फॉर्मूले लिखने हैं। पहला है आपका पोटेशियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला K2SO4 होता है, ठीक है। फिर लिखा है आपका सोडियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला Na2SO4 होता है, और लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट जो कि CaSO4 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बोली, एक बार जब तक आप इनको घर पे ट्राई नहीं करोगे तब तक कोई भी आपको ये नहीं सिखा सकता, ठीक है। आपको घर पे इनको लिख के देखना पड़ेगा और याद करने की तो बिल्कुल प्रयास मत करना, आप इतने फॉर्मूलाज याद नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको सीखने की कोशिश करना कि हाउ टू राइट दैट फॉर्मूलाज। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ पीएच के बारे में बताया गया है, मैं थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ। नॉर्मली इसमें यही होगा कि जो भी पीएच मान वगैरह होता है उनका लगभग अप्रोक्सीमेट 7 होता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बताता हूँ। पीएच ऑफ सॉल्ट क्या लिखा है, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अल्मोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है। फिर आपको लेना है, उसके बाद इसको आपको सॉल्युबल कर देना है किसी भी वाटर में, और जैसे ही आप लोग उसको घोल दोगे उसके बाद आपको करना है जो भी लिटमस पेपर होगा उसका टेस्ट कर लेना इसके साथ, जो भी कलर वगैरह आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल ही होते हैं। चलो और क्या लिखा हुआ देखते हैं, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, मतलब अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लोगे दूसरे भी स्ट्रॉन्ग लोगे, अगर लड़ाई कराओगे तो सीधी सी बात है फाइट जो न्यूट्रल हो जाएगी, किसी के भी पक्ष में नहीं रहेगी। वहीं पर ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अब आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग तो एसिड ले लिया, वीक बेस ले लिया, तो सीधी सी बात है स्ट्रॉन्ग एसिड जीत जाएगा और वीक बेस हार जाएगा, इसलिए उसका जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा, उसका पीएच मान 7 से कम होगा। वहीं पर अगर आप इसका उल्टा करते हो कि स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हो और वीक एसिड लेते हो, तो भाई स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो फाइट तो बेस जीतेगा, तो जो पीएच मान होगा वो 7 से ज्यादा होगा और जो सॉल्ट होगा वो थोड़ा सा बेसिक होगा। और क्या बात की गई है, केमिकल फ्रॉम, ठीक है, किस प्रकार से अपन लोग बना सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी और बातें की गई है। क्या बोला है, दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए यहां पर क्या बोला है, बाय नाउ यू मस्ट लर्न दैट सॉल्ट फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम NaOH, मतलब आपको HCl लेना है, आपको NaOH लेना है, जैसे रिएक्शन कराओगे NaCl बन जाएगा और पानी बन जाएगा, तो ये एक सॉल्ट है। यहाँ पर ये बात बोली गई है, दिस इज द सॉल्ट, जो कि आपके खाने वाले जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वहां पर यूज किया जाता है और इसको कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर इतनी बात कही है और ये न्यूट्रल होता है तो पता ही है। फिर क्या है, सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिसॉल्व इन इट, जैसे सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स, डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब कि नॉर्मल आप देखोगे कि जो भी सी वाटर होता है वहां पर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और जिन सॉल्ट से ही आपका NaCl वगैरह निकाला जाता है, ठीक है। और कुछ सॉल्ट्स वगैरह ये जो होते हैं वो दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, मतलब नॉर्मली जब आप लोग इसको निकालते हो तो ये बड़े बड़े पत्थरों टाइप स्ट्रक्चर में निकलते हैं और ये थोड़े ब्राउन कलर के होते हैं ड्यू टू इम्प्योरिटीज इन इट, ठीक है। और क्या बोला है,
दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। इनको अपन लोग रॉक सॉल्ट्स के नाम से भी जानते हैं। और क्या बोला है, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायोजन एजेस ड्राइड अप। ठीक है, मतलब नॉर्मली आप लोग जैसे अगर आप इसको ठीक करना है तो नॉर्मल ड्राई वगैरह करके कुछ और भी प्रोसेसेस वगैरह होती हैं जिनके द्वारा आप इनको ठीक कर सकते हो या फिर आप लोग इनका यूज कर सकते हो। और यहाँ पर ये भी बात बोली गई है, यू मस्ट हैव हियर्ड महात्मा गांधी। ठीक है, जो भी महात्मा गांधी की जो दांडी मार्च जो भी वो थी, वहां पर ये सोडियम क्लोराइड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल शो करता है फॉर फ्रीडम। चलिए, हाँ, यहां से आपके जो है काफी नंबर्स आते हैं, लगभग 2 से 3 नंबर सिर्फ एक रिएक्शन से आते हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। क्या बोला है, सॉरी, चलिए यहां पर क्या बोला है, कॉमन सॉल्ट आर रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। द कॉमन सॉल्ट डू ऑब्टेन इन एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूजेस। मतलब जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको आप लोग कई अलग अलग चीजों को बनाने में यूज भी करते हैं। और क्या बोला है, सच सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा वगैरह वगैरह चीजों में आप लोग जो कॉमन सॉल्ट का यूज करते हो, किस प्रकार से करते हैं वो हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह बनाना है। फिर क्या करना है, सबसे पहले व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। मतलब आपको करना है, पानी लेना है, पानी लेना है ग्लास में, नॉर्मल उसमें NaCl डालना है, आपका जो भी टेबल सॉल्ट होता है डालना। उसके बाद 2 इलेक्ट्रोड्स लगा के, जैसे ही आप इस प्रकार से ये पानी लिया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, इलेक्ट्रोड में जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, एक से क्लोरीन निकलेगी, हाइड्रोजन। यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ। और ये जो नमक पानी का घोल होता है इसको ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और क्या बोला है, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH और आपका जो क्लोरीन गैस वगैरह। अब यहाँ मैं आपको आराम से समझाता हूँ। देखो, आपने क्या किया, NaCl लिया, ठीक है, NaCl लिया, आपने इसमें पानी डाला। अब जैसे ही आप इसको पूरा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो आपका NaOH निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस वगैरह निकलेगी। देखिए यहाँ पर अब NaOH जो होता है अल्कली बेस होता है। अल्कली बेस मतलब ये पानी में डिसॉल्व हो पाता है और यहाँ पर क्लोरीन गैस भी निकल रही है। तो इसका नाम क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। यहाँ पर लिखा भी होगा, एक बार मैं बताता हूँ। ठीक है, ये रहा क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, कहाँ है क्लोर अल्कली प्रोसेस, कहाँ गया, हाँ ये रहा क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब क्लोरीन गैस, अल्कली मतलब बेस निकल रहा है, और ये एक प्रक्रिया, इस वजह से इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। और क्या बोला है, क्लोरीन गैस इज ऑफन ऑफ एनोड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब ये नॉर्मली क्लोरीन गैस जो होगी वो एनोड पे निकलेगी, हाइड्रोजन गैस जो होगी वो कैथोड पे निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्लोरीन गैस माइनस सिंबल होता है इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ भागेगी, कैथोड प्लस होता है तो वो माइनस की तरफ भागेगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको पूरा रफ कर दूं तो जो बात याद करने वाली है वो बातें सिर्फ इतनी सी है कि ये रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए कि जब हम लोग NaCl में पानी डालते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, NaOH निकलता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन निकलती है। और यहाँ पर कुछ काम है, क्लोरीन गैस किस काम आता है, PVC वगैरह और तुम्हारी जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह होती हैं और स्विमिंग पूल्स वगैरह को साफ करने के लिए। हाइड्रोजन गैस जो होती है फ्यूल्स वगैरह के रूप में काम आ सकता है। ठीक है, अमोनिया फर्टिलाइजर्स वगैरह में भी काम आ सकता है। और थोड़ा आगे चले तो आपको बेकिंग पाउडर के बारे में भी पढ़ना है। बेकिंग पाउडर के बारे में आप क्या पढ़ना, देखो, यू मस्ट ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जो भी अभी आपने प्रोसेस कराया है, वहां पर जो भी रिएक्शन कराई है, वहां पर आपने देखा कि हाइड्रोजन निकला, NaOH निकला, क्लोरीन निकला। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, द क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए, सॉरी मैंने बेकिंग सोडा बोल दिया मे बी, बट यहाँ पर मेरे को ब्लीचिंग पाउडर बोलना चाहिए था, सॉरी, इस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा तहे दिल से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नॉर्मली जो भी क्लोरीन गैस निकली है, अब आपको क्या करना है, उसमें से आपको जैसे ही आप लोग ये जो तुम्हारा लाइम, क्विक लाइम दे रखा है, ठीक है, हाँ, जैसे यहाँ पर क्विक लाइम वगैरह दे रखा है जो, इसमें से जैसे आप लोग क्लोरीन गैस को पास कराओगे तो आपका क्या क्या ये कुछ कंपाउंड्स निकलेंगे जिसको अपन लोग CaOCl2 बोलते हैं, CaOCl2। ठीक है, और यही जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड और पप्पा थोड़ा सा बनेगा, तो ये तो आपका किसी ना किसी यूज में बाद में निकल जाएगा, बट मेन यूज आपका ये था। ठीक है, हमने क्या किया, अब वहां से क्लोरीन गैस उठाई, यहाँ पर हमने लाइम वाटर उठाया जो भी है, ठीक है, क्विक लाइम वगैरह, इसमें थोड़ा क्लोरीन गैस छिड़की। क्लोरीन गैस छिड़कने के बाद हमें आप एक सुंदर सा आपका ब्लीचिंग पाउडर मिल गया, जो कि यूज बहुत सारे यूज किया जाता है। वो यूज वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, ब्लीचिंग, थोड़ा नीचे करें, ठीक है, अब ठीक है, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग। ठीक है, कॉमन वगैरह है, क्या है,
फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिन टेक्सटाइल्स, मतलब जो भी कॉटन वगैरह होता है उसको ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है, और पेपर फैक्ट्रीज वगैरह में भी यूज किया जाता है। और क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, और पानी को साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है, जर्म्स फ्री करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग बेकिंग सोडा की। अब बेकिंग सोडा में आपको क्या पढ़ना है, नॉर्मली द बेकिंग सोडा क्या है, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज फॉर किचन मेकिंग टेस्टी पकौड़ाज, क्रिस्पी पकौड़ाज, समटाइम इट्स एज टू फास्टर कुकिंग। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो भी बेकिंग सोडा होता है नॉर्मली वो किचन वगैरह में यूज किया जाता है फॉर मेकिंग पकौड़ाज और थोड़ा सा कुकिंग को फास्ट करने के लिए भी। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया इसका जो नेम होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। अभी बनता कैसे है, देखो वहां पर आपने क्लोरीन गैस का यूज कर लिया था जो भी क्लोर अल्कली प्रोसेस है। अब हम लोग NaCl का यूज कर लेंगे। NaCl लेना है, थोड़ा पानी छिड़कना है, थोड़ा पानी छिड़का, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड डाला, फूंक मार दो ऐसे, ठीक है, और अमोनिया। अब जैसे ही आप लोग NaCl लोगे, थोड़ा पानी, थोड़ा फूंक, थोड़ा अमोनियम जैसे आप लोग अमोनिया डालोगे तो नॉर्मल आपका अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इट इज नोन एज बेकिंग सोडा। चलिए, और क्या बोला है, डिड यू चेक द पेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? हम ये बोला है कि जो भी 2.14 एक्टिविटी होगी वहां पर आपने इसका pH मान चेक किया था, ये जो था एक बेसिक था। ठीक है, और देखते क्या है, कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज फॉर न्यूट्रलाइज एसिड वगैरह। भाई क्यों, एसिड को क्यों न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि भाई ये बेस है ना, सीधी सी बात है। एसिड को अगर आपको न्यूट्रल करना है तो बेस ही डालना पड़ेगा। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर एक चीज और बात की गई है कि आप सिंपल आपको एक बेकिंग सोडा लेना है, वो जो आपने वहां से बनाया है उसको जैसे ही आप हीट कर दोगे तो वहां से सोडियम कार्बोनेट निकलेगा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ये रिएक्शन आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसकी थोड़ी सी और अब हमें यहाँ से पढ़ना है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है यू हैव ऑलरेडी कम टू नो द क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन क्लोर। ठीक है, जिसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। दीज क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ड्राई स्लेट लाइम। ठीक है, यहाँ पर ऐसी बात की गई है, हम पीछे चले गए, सॉरी। अच्छा ठीक है, वहां पर सिर्फ इतनी सी बात लिखी थी कि भाई किस प्रकार से जो भी चीजें हो रही हैं, मतलब उसके क्या काम वगैरह एक बार मैं बता देता हूँ। वो भी मे बी वो पेज में से उड़ गया है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वहां पर क्या था, नॉर्मली आपने बेकिंग सोडा वगैरह बनाया था। कैसे बनाया था, आपने NaCl लिया था, NaCl में आपने कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह डाला था, थोड़ा पानी वगैरह भी छिड़क दिया था, ऊपर से अमोनिया गैस डाली थी। जैसे ही ऐसे हुआ था अमोनियम क्लोराइड और आपका तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट करके एक जो कंपाउंड बना था जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, और उसके जो यूजेस वगैरह थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। पकौड़े वगैरह बनाने के लिए करते हैं यूज, और आपका फायर एक्सटेंशन वगैरह के काम में या फिर उस कंपाउंड्स वगैरह में भी यूज किया जाता है, मतलब आग वगैरह बुझाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है कि वॉशिंग सोडा वगैरह। अच्छा, वहां पे हम लोगों ने ऐसा नोटिस किया था, मैं एक बार इसको बड़ा करता हूँ। यहाँ से जो भी पेजेस गायब है उसको मैं वैसे ही बता दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हमने क्या किया था, अमोनियम क्लोराइड क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट। हीट जैसे ही आप लोग करोगे, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था, जैसे ही आप इसमें हीट दोगे तो ये किसमें टूट रहा था, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और आपका सोडियम कार्बोनेट में टूट रहा था। अब इसमें क्या करना है, आपको सोडियम कार्बोनेट यहाँ से लेना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है, इसमें थोड़ा जैसे पानी छिड़कोगे तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से इसे जाना जाता है, और जो कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। क्लियर, हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, बेकिंग सोडा लिया, इसमें जैसे हीट दी, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट आपका बना। सोडियम कार्बोनेट में जैसे ही आप थोड़ा पानी छिड़कोगे तो ये जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, और ये जो है वो वॉशिंग सोडा भी कहलाता है। और यहाँ पर इसके कुछ नाम बोले गए, सोडियम हिंदी, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर ग्लास और सोप इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है,
और क्या बोला है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैसे बोरेक्स वगैरह होते हैं, इस प्रकार के कंपाउंड्स को बनाने में यूज किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ डोमेस्टिक पर्पसेस, मतलब जो भी घर में सर्फ वगैरह है या जो भी चीजें ऐसी बनती हैं उनको बनाने में भी इसको यूज किया जाता है। और क्या बोला है, ये परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी काम आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि बताओ ना, नेम द कंपाउंड विच इज यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस, तो आप लोग इसका नाम ले दोगे, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी आप एक बार पढ़ लेना, या फिर मैं पढ़ा देता हूँ जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, ठीक है। क्या बोला है, हीट अ फ्री क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को हीट करना है और आपको उसका कलर वगैरह देख लेना कि क्या था, ठीक है। फिर क्या है, डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इज बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। Add 2-3 drop of water sample copper sulfate obtained after heating. What do you observe in the blue color of copper sulfate? नॉर्मल आपको ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट लेना है, ठीक है। उसमें थोड़े से क्रिस्टल्स वगैरह डालने हैं। जब आप लोग क्रिस्टल्स वगैरह डाल दोगे तो उसमें से कुछ पानी वगैरह के कुछ ड्रॉपलेट्स वगैरह डाल देना, और जब आप ऐसा करोगे तो वहां पर एक सॉल्ट बन के तैयार हो जाएगा, जिसको हम लोग कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला ये। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल which seems to be dry contain water crystallization। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जब भी किसी कंपाउंड में पानी के मॉलिक्यूल्स का फिक्सेशन होता है, उस फिक्सेशन को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फिर क्या बोला है, व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड टर्न्स वाइट। मतलब कि नॉर्मली अगर आप कॉपर सल्फेट, इसको ये वाला कंपाउंड अगर आप लोगे और अगर आप इसको हीट कर दोगे तो नॉर्मली कैसा हो जाएगा, एक व्हाइट कलर के सॉल्ट में परिवर्तित हो जाएगा। इफ यू मॉइस्चर अगेन, तो ये दोबारा से जो है वो ब्लू कलर का भी हो जाएगा। नॉर्मल क्या है, सिंपल आपको ये कंपाउंड लेना है कॉपर सल्फेट वाला 5H2O वाला। आप नॉर्मल इसको क्या करना है, हीट करोगे तो ये जो इसमें पानी है वो मतलब निकल जाएगा, तो ये व्हाइट बन जाएगा। उस प्रकार से अगर थोड़ा और पानी डाल दोगे ये दोबारा ब्लू हो जाएगा। और यहाँ पर बात की गई है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मैंने आपको बता दिया है, और उसका एग्जांपल जो है कॉपर सल्फेट वगैरह हो सकता है, कॉपर सल्फेट 5H2O वगैरह। और आपका मैंने अभी आपको Na2CO3.10H2O के नाम से भी जाना जाता है, इसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और क्या बोला है, वन अदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम, ठीक है। यहाँ पर जिप्सम के बारे में भी बात की गई है कि जिप्सम जो है थोड़ा जिप्सम के बारे में और पढ़ लेते हैं ना, चलिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है जिप्सम वगैरह के बारे में, ठीक है। जिप्सम, अब फॉर्मूला यहाँ पर जिप्सम का याद रख लेना बस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी नहीं मतलब आप डाईहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं इसको, और इसका काम सीमेंट वगैरह को बनाने में किया जाता है। और यहाँ पर बोला है ऑन, मतलब अगर आप लोग जिप्सम को 343 केल्विन पर अगर हीट कर दोगे तो उसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स कुछ निकल जाएंगे, और वो हेमी मतलब जैसे ये जो कॉपर सल्फेट डाईहाइड्रेट है ना, इसको जैसे ही आप लोग हीट करोगे तो नॉर्मल क्या होगा, कॉपर सल्फेट और आपका हाफ H2O बचेगा और पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, विच इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि यूज किया जाता है, वो आगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहां पर क्या बोला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस द सब्सटेंस विच, मतलब डॉक्टर वगैरह उसको यूज करते हैं फॉर जो भी बोन्स वगैरह जो फ्रैक्चर हो जाती हैं तब उसको ठीक करने के लिए जो यूज किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। और यहाँ पर ये भी बात बोली गई है कि अगर आपको ये बनाना है तो अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट कर दो, आपका पीओपी बन जाएगा। जो पीओपी वगैरह होता है वो डॉक्टर्स वगैरह यूज कर लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। और जो भी स्टैचूज वगैरह होते हैं उसको बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह बता दिया है। अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम करना है, थोड़ा पानी छिड़क दो, जिप्सम दोबारा बन जाएगा 2H2। खाली फर्क इतना होता है, यहाँ हाफ H2O या 2H2। बस थोड़ा सा आपका पार्ट रह रहा है, आपका चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। क्या बोला है, नोट दैट ओनली हाफ मॉलिक्यूल इज शोन अटैच टू वाटर, मतलब कि आप लोग नोटिस कर रहे होगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही अटैच्ड है। और क्या बोला, हाउ कैन यू गेट हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ये कैसे हो सकता है, आप कैसे हाफ ऑफ मॉलिक्यूल ही कर सकते हैं। इट इज रिटन इनटू दिस फॉर्म कैल्शियम सल्फेट, मतलब नॉर्मली हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जहां पर शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब जहां पर आप लोग सिर्फ एक मॉलिक्यूल को दर्शाएंगे, लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है,
हाफ H2O ही होता है, ठीक है। और ये मेकिंग टॉयज वगैरह के लिए यूज किया जाता है, ये तो आपको मैंने बताया, डेकोरेटिंग मटेरियल्स के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये सारे के जो छोटे छोटे से क्वेश्चन है तो यूं कर दोगे तुम, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ। ये क्या है, देखो यहाँ पर नाम बताया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मैंने आपको बता रखा था, इसका जो नाम होता है वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। यहाँ पर बोला है कि जब भी इसको ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या बोला है, नेम द सब्सटेंस, मतलब कौन से सब्सटेंस को ब्लीचिंग पाउडर के, कौन से सब्सटेंस को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने में ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, तो कैल्शियम तुम्हारा ये था ना CaOH वोल्टाइस, ठीक है, जिसको अपन लोग क्विक लाइम वगैरह के नाम से भी जानते थे, स्लिक लाइम, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, उसका नाम बताओ जो सॉफ्ट वाटर वगैरह, हार्ड वाटर के लिए तो तुम्हारा जो भी वॉशिंग सोडा वगैरह था वो कर लेना, ये तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा, ठीक है, पूरा एक बार में रिकॉल हो जाएगा, है ना। चलिए, दिख रहा होगा, देखो क्या बोला गया है, एसिड बेस इंडिकेट्स, मतलब सिंपल क्या है, एसिड बेस इंडिकेट्स आर डाइज और मिक्सचर्स ऑफ द डाइज, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है जो भी एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं दे आर द मिक्सचर ऑफ डाइज, ठीक है, जो कि हमें बताते हैं कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है, उनकी प्रेजेंस को बताते हैं। यहाँ पर बोला है एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस आर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ OH- आयन सॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर बोला गया H+ आयन जो होता है वो एसिडिक नेचर के लिए होता है और OH- आयन जो होता है वो बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर ये बोला गया है व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, हाइड्रोजन गैस वगैरह निकलती है और एक सॉल्ट बनता है, तो नॉर्मल है, सीधा है, अगर आप लोग किसी भी एसिड को मेटल के साथ कराओगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वगैरह निकलती है, और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो पॉपिंग साउंड दिखाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जो भी सोप वाटर होता है। और क्या बोला है, व्हेन अ बेस रिएक्ट विद मेटल अलोंग इन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस वगैरह वहां भी निकलती है, ठीक है। और क्या बोला है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, जैसे आपका Na2CO3 है, ठीक है, या फिर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसकी जगह हो सकता है, या फिर आपका NaHCO3 भी हो सकता है। तो सेम टू सेम ये जो अगर इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे आप दोनों को, तो तुम्हारे क्या बनते हैं, मतलब सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर यही बोला गया है, इट गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और क्या बोला, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल यहाँ बोला है कि जो भी सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, वो नॉर्मली एसिड और बेस वगैरह की प्रेजेंस में ही होते हैं। उनकी जो भी आयंस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं उनकी वजह से ही वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जा सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ये कुछ लास्ट के कुछ पॉइंट्स, चलिए साहब एक बार इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड अल्कली कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग स्केल, pH स्केल बोलते हैं, जो कि 0 से 4, ठीक है। यहाँ पर बोला गया, सिंपल बता देता हूँ, बेसिस अल्कली मतलब वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, और pH स्केल की बात की गई है जो कि 0 से 14 pH मान तक कोई भी सॉल्यूशन को नापते हैं, ठीक है। और क्या बोला है, अ न्यूट्रल सॉल्यूशन जो कि 7 होता है, अगर एसिडिक है तो कम होगा 7 से, और अगर बेसिक है तो ज्यादा होगा। और क्या बोला है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑप्टिकल pH रेंज, मतलब वो उनकी भी कुछ एक्टिविटीज होती है जो कि उनके pH, जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी बॉडी वगैरह होती है उसका pH मान 7 से 7.8 होता है। बस कुछ 2-3 लाइंस रह रही हैं। और क्या बोला है, जब भी आप लोग मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड और बेस विद वाटर, मतलब अगर आप लोग एसिड वगैरह बेस को पानी में डालोगे तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, हीट वगैरह निकलती है। और यहाँ पर बोला गया है कि एसिड एंड बेस न्यूट्रल कर देते हैं, और इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए, लास्ट की 2 लाइंस रह गई हैं। यहाँ पर बोला गया है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी कंपाउंड में जब पानी के मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं तो उसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि सॉल्ट्स जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, यूज आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे मैं जानता हूँ कि एक बार में सब कुछ समझना बहुत ज़्यादा कठिन है, बट आप लोग अगर ये वीडियो 2x पे लगा के पहले 1x पे देख लो, फिर आप लोग 1.5x पे देख सकते हो, और फिर 2x पे, अगर आप ये 3 क्राइटेरियाज को क्लियर कर लेते हो तो मैं पक्का कह रहा हूँ 500% इससे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। और जो भी वो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को खुद ट्राई करने। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेशन में उसको कमेंट कर देना ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो और देखिए।